मेरे सामने मेरा प्यारा बच्चा देखिए, अब एक नई रिएक्शन है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, दैट इज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होता है ये बिल्कुल मेरा प्यारा बच्चा, ये मत समझो कि बिल्कुल नई रिएक्शन है और आपके लिए बिल्कुल अननोन है। आप लोगों ने इलिमिनेशन पढ़ा था कहाँ पर? हेलोएल्केन में पढ़ा था। हेलोएल्केन में इलिमिनेशन कैसे पढ़ते थे अगर मैं याद दिलाऊं? हेलोएल्केन में इलिमिनेशन कुछ ऐसे होता था, माना ये CH3 है और बगल में माना हेलोजन लगा होता था, और वहां पर तुम क्या पुट करते थे? एल्कोहलिक केवेज पुट करते थे। एल्कोहलिक केवेज पुट करने पे रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता था? इलिमिनेशन रिएक्शन का थोड़ा रिवाइज करिए। यहां से पहले हेलोजन लिविंग ग्रुप होता था, बाहर जाता था, और बगल वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था, और डोनेट करने से सीधे मेरा प्यारा बच्चा क्या बन जाता था? एल्कीन बन जाता था। ये आपने पढ़ा था हेलो एल्केन वाले चैप्टर में, इलिमिनेशन रिएक्शन में। लगभग कुछ वैसा ही यहां पर एक और इलिमिनेशन रिएक्शन है जिसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। नाम से पता चलता है, डी का मतलब निकलना और हाइड्रेशन का मतलब वाटर। रिएक्शन ये कहता है कि माना मेरे सामने अगर कोई भी अल्कोहल है, फर्क नहीं पड़ता है वो कैसा अल्कोहल है, उस अल्कोहल में पहले सबसे पहले जो OH होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाता है और बगल वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, और वो बना क्या देता है? बना देता है एल्कीन। इसमें जो डिहाइड्रेशन के लिए जो रीजेंट यूज करते हैं, तुम्हें रीजेंट याद होना चाहिए। जहां कहीं भी तुम अल्कोहल में रीजेंट देखना, कौन से रीजेंट? या तो तुमको कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा एज अ डिहाइड्रेटिंग रीजेंट, या फिर मेरा प्यारा बच्चा तुमको क्या मिलता है? कहीं कहीं पे फास्फोरिक एसिड भी मिलता है, H3PO4 भी मिलता है। अब रही बात इसके बारे में समझने की, तो इसके बारे में समझने के लिए एक बात मैं तुमको समझाऊं। इलिमिनेशन रिएक्शन में अगर एल्कीन ज्यादा बनने के चांस होते हैं, तो आपको मालूम है कि इलिमिनेशन रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट होता था, उस मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड किया जाता है किसके थ्रू? मेजर प्रोडक्ट को डिसाइड किया जाता है सेट-जेप्स रूल के थ्रू। उसको सेट-जेप्स रूल के थ्रू डिसाइड करते हैं। हम इसको एक बार और बता चुके हैं कि सेट-जेप्स रूल भी कहते हैं और इसी को हम लोग जेट-जेप्स रूल भी कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो हेलोएल्केन हेलोरीन का लेक्चर दोबारा देखिए। यहां पर जैसे मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं कहना यह चाहता हूं कि माना मेरे सामने कोई इस तरीके का एल्कोहल हो, देखो जरा यहां पे मैंने कहा यहां पर माना OH लगा है, यहां पे लगा है ये CH2, यहां पे लगा है ये CH3, मैंने कहा ब्यूटेन टू ऑल है। अब इसका मैंने डिहाइड्रेशन कर दिया। डिहाइड्रेशन करने का मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। अब किसी ने पूछा कि भाई बताओ क्या बनेगा, तो बेसिक मैकेनिज्म तो वही है। बेसिक मैकेनिज्म का मतलब OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा, जैसे OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर पॉसिबिलिटी दो है, या तो इधर वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे दे कुछ ऐसे, और डबल बॉन्ड देखो उन दोनों के बीच में बनेगा। अदरवाइज या तो ये हो कि इस देखिए, इलेक्ट्रॉन केवल बगल वाले कार्बन का मतलब अल्फा कार्बन का, केवल जहां पे कार्बोकटायन बनेगा उसके बगल वाला कार्बन जो होता है वही उसके हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर हाइपर कंजुगेशन पता होगा तो मालूम होगा। तो यहां पर देखो दो चांस है, इसके बगल में एक ये सिचुएशन है और एक ये सिचुएशन है कार्बन की। ये वाला अपने इलेक्ट्रॉन देता तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, मतलब OH तो निकल ही जाएगा, OH तो चला ही जाएगा, लेकिन जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो या तो डबल बॉन्ड ऐसा बने, या तो डबल बॉन्ड जो हो वो कुछ ऐसा बने। कैसा? कुछ ऐसे। या तो ये प्रोडक्ट बने, या फिर मेरा प्यारा बच्चा क्या हो कि ये हाइड्रोजन अगर अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो डबल बॉन्ड इस तरफ बन जाएगा CH3CH, डबल बॉन्ड CH3। देखिए दो चांस है, मतलब या तो हमारे सामने क्या बन के आए, या तो बन के आए ब्यूट 1 इन, या तो ब्यूट 1 इन बन के आए, या तो मेरे सामने बन के आए ब्यूट 2 इन। क्या कोई बता सकता है कि इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन है? देखिए किसको याद है? मार्कोनी रूल, ये जट्सअप रूल, सर्जस रूल। पहला वाला होगा। अच्छा वाह श्रेयांश वाह। कौन इसमें मेजर प्रोडक्ट होता था, पहला या दूसरा? हो सकता है सही बता रहा हो श्रेयांश, मैं बाकी बच्चों से जानना चाहता हूँ। अनुष्का, अथर्व, मानस, इस तरीके से जाओगे एग्जाम देने? रोहित क्या बनता पहला। था? पहला क्यों बनेगा भाई? इसमें ये मोर अल्काइलेटेड है, देखो जी, ये जो डबल बॉन्ड है ये मोर अल्काइलेटेड है। हम क्या देखते थे कि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कितने, हाँ, मतलब इसमें दो दो तरफ अल्काइल ग्रुप लगा है, इसमें एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप लगा है, कुछ ऐसे। लेकिन इसका एक और शॉर्टकट बताया गया था कि वो वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे के मेजर प्रोडक्ट बनाएगा जिसके पास कम होंगे। मतलब इसके पास देखो 3 हाइड्रोजन है, इसके पास कितने हैं? 2। तो कौन मेजर प्रोडक्ट बनाएगा? जिसके पास कम होंगे वो इलेक्ट्रॉन देके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसलिए इसका जो मेजर प्रोडक्ट है वो ब्यूटीन है। वैसे नियम ये कहता है कि मोर अल्काइलेटेड, जो मोर अल्काइलेटेड हो, जो जितना ज्यादा अल्काइलेटेड होगा, मोर एल्काइलेटेड,
नियम ये कहता है कि जो मोर एल्काइलेटेड है भैया वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। मैं इसी का एक एग्जांपल और देता हूं जिससे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। देखिए यहां पर भी वही सिचुएशन है। अब जरूरी नहीं है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करो। यहां एक बात और बोला गया कि अल्कोहल अगर सेकेंडरी या टर्सरी होता है तो हमारे लिए इलिमिनेशन और आसान हो जाता है। भाई वहां पर देखो ज्यादा कंसंट्रेटेड डाला गया, यहां पर देखो कम कंसंट्रेटेड डाला गया, टेम्परेचर भी थोड़ा और कम होता जा रहा है। ये टर्सरी है तो देखो और कम कंसंट्रेटेड डालने की जरूरत पड़ी एसिड की, और टेम्परेचर और कम रिक्वायरमेंट है। मतलब ये जो चीज देख रहे हो, ये चीज ये कहना चाहता है कि अगर तुम प्राइमरी के कंपैरिजन में सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल पे जाओ तो ये देखोगे कि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में इलिमिनेशन ज्यादा आसानी से होता है, इलिमिनेशन ज्यादा जल्दी होता है। ये चीज बोला गया मेरा प्यारा बच्चा। तो यहां पर क्या है कि OH जो होगा वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, बगल वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे देगा। दोनों तरफ बराबर बराबर है तो चाहे इधर वाला दे चाहे इधर वाला दे, बनेगा एक ही कंपाउंड, प्रोप1इन। डबल बॉन्ड इधर होता तब भी प्रोपीन था, इधर है तब भी प्रोपीन है। इस वाले में देखो OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तीनों सिचुएशन बिल्कुल एक जैसी है, तो कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एनीवन। हमने कहा कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, चाहे ये दे देता चाहे ये दे देता चाहे ये दे देता, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन देके क्या बना लेगा मेरा बच्चा, डबल बॉन्ड बना लेगा। सीधा सा फंडा ये होता है। अच्छा, जो रेगुलर क्लास मेरी चल रही है पॉलीमर वाली, उसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री वाली, वो क्लास बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है CBSE का जो नया आया है सीन कि टर्म 1 टर्म 2 दो एग्जाम होंगे, तो हो सकता है कि पहली बुक का ही एग्जाम हो आपका हो, इसलिए आप फर्स्ट बुक को ज्यादा अच्छे से अभी प्रायोरिटी दो। तैयार ये भी करो क्योंकि पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। अब यहाँ पर देखो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इससे मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोग समझ पाए हो कि नहीं समझ पाए हो। जैसे कि मैं यहां पर ये बात बोलूं, यहां पर हमने OH डाल दिया, यहां पर हमने CH3 डाल दिया, इसमें मैंने डाल दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के हीट कर दिया। मैंने पूछा बताओ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा? कोई बताएगा? नाम बता सकता है मेजर प्रोडक्ट का? सबसे पहले ये तो पक्का है कि OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा ना भाई, ये बात तो पक्की है कि OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा। जैसे OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर जाएगा, अब सिचुएशन को समझो, OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गया तो इसके बगल वाला कार्बन, बगल वाले का मतलब या तो ये या तो ये, इन दोनों में से, मैं इन दोनों की अगर बात करूं तो इसे मैंने फर्स्ट बोल दिया, इसे सेकंड बोल दिया, इसे मैं बोल दिया फर्स्ट, इसे बोल दिया सेकंड कार्बन, जस्ट बगल में यही दोनों है, इनको बोलते हैं अल्फा पोजीशन। तो मेजर प्रोडक्ट बनाने के लिए कौन सा कार्बन का हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा? कोई बता सकता है कि कौन से कार्बन का हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके मेजर प्रोडक्ट बनाएगा? यस, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटीन। देखो ये OH अपने इलेक्ट्रॉन, ब्यूटूइन आएगा ना बेटा, ब्यूटूइन रोहित, डबल बॉन्ड 2 पे होगा ना। देखो समझो, ये OH हाँ अब सही है। अब देखो इसमें ये OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर गया, यहां पे आ जाएगा पांचों चार, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन दे या तो ये वाला दे। कौन देता है मेजर प्रोडक्ट? जिसके पास कम होते हैं, यही शॉर्टकट बताया है। तो ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और खुद हट जाएगा। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देकर चला गया और खुद हट गया। OH तो निकल ही गया था, OH भी निकला था और H भी निकला बगल से, तो निकला क्या यहां से? वाटर निकल गया। तो सीधे प्रोडक्ट जो मेजर बना वो क्या बना मेरा प्यारा बच्चा? 2 मिथाइल ब्यूटूइन। 2 मिथाइल ब्यूटूइन जो है वो मेजर प्रोडक्ट बन गया। ये है देखो अल्कोहल का। हाँ सर, इन केस दो OH ग्रुप लगे हो तो क्या होगा? इन केस 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, OH ग्रुप दो, बड़ा ऐसा कोई सिचुएशंस होता नहीं है। ऐसे सिचुएशंस मान के चलो कि बोर्ड के लेवल में और कॉम्पिटिटिव अप्रोच में ज्यादातर दिया, जितना मुझको याद है। अदरवाइज क्या होता है, दोनों आपस में ही वाटर मॉलिक्यूल निकाल के कुछ बनाते हैं प्रोडक्ट। वैसे अभी मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मुझे इस बारे में कोई रिएक्शन याद नहीं आ रही, ठीक बेटा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो मैं जरूर जिक्र करूंगा, ठीक बेटा। अब श्रेयांश आगे बढ़ते हैं। देखो वही चीज हमने देखो थोड़ी देर पहले बोला था कि जो टर्सरी था उसमें रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर प्राइमरी होता है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस में है। मैं एक बात तुमको बता दूं, मैकेनिज्म तो यार एलिमिनेशन का पढ़ ही चुके हो, कोई नया नहीं पढ़ रहे हो, लेकिन मैं तुमको एक बात रिमाइंड कराना चाहता हूं। इस चैप्टर में 2 रिएक्शन का मैकेनिज्म बड़े काम का है। कौन कौन से? एल्कीन होता था, और एल्कीन के अंदर जब हम वाटर डालते थे H+ की प्रेजेंस में, इसको हम कहते क्या थे? किसी को याद है? इसको हम कहते थे एसिडिक हाइड्रेशन।
एसिडिक हाइड्रेशन में मार्कोनी ऑफ रूल लगता था। रूल कौन सा लगता था? मार्कोनी ऑफ रूल। और जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होते थे वहां पे OH लगता था और दूसरे वाले पे H लगता था। इसका भी मैकेनिज्म मैं पढ़ा चुका हूं, वो भी आता है कभी कभी एग्जाम में। और दूसरा जो मैकेनिज्म है जो अभी यहां पर लिखा है वो क्या है? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। दोनों रिएक्शन एक दूसरे का उल्टा है, मतलब एक में एल्कोहल बनता है और दूसरे में, एक में एल्कीन से एल्कोहल बनता है और दूसरा जो मैकेनिज्म है वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे सामने होगा क्या? एल्कोहल होगा, तुम्हारे सामने एल्कोहल होगा और एल्कोहल से क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा है, ऊपर वाला एसिडिक हाइड्रेशन, दूसरे वाला डिहाइड्रेशन, और दोनों का मैकेनिज्म आता है। अब हम लोग नीचे वाले का मैकेनिज्म सीखने जा रहे हैं, देख लीजिए जल्दी से। अब अगर मैं इसके मैकेनिज्म पे आऊं तो इसका मैकेनिज्म कहता क्या है कि पहले OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला जाएगा, भाई बताया ही हमने था। एक्चुअली OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जाता है। पहले स्टेप पे जो एल्कोहल का OH होता है, इसके पास जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो एसिड के H+ के साथ कंबाइन करके बनाते क्या है? OH2+। ये बनाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास देखो 2 लोन पेयर थे, H+ के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन देखना जरा, ये उठ के कहां चले आएंगे? ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चले आए, ये देखो उठ के यहां चले आए, सॉरी यहां बना दे रहा हूं, ये 2 इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पे चले आए और अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहले से की तरीके से अभी भी प्रेजेंट है। मतलब अगर तुम सिचुएशन देखो तो इसके 2 लोन पेयर वैसे ही और 2 H यहाँ पे आ गए बॉन्ड बनाने के लिए। अब इस ऑक्सीजन के पास देखो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ना, पहले दोनों के दोनों इसी के पास थे, अब इसके पास एक कम हो गया क्योंकि एक H के पास चला गया है, तो इसीलिए ऑक्सीजन पे कौन सा आया है? पॉजिटिव चार्ज आया है। इतना डीपली अभी ना समझो, अभी बस इतना याद करो कि OH जो होता है वो H+ के साथ कंबाइन करके OH2+ बना देता है, बात खत्म। OH2+ बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, मतलब OH के कंपैरिजन में OH2+ इज गुड लिविंग ग्रुप, मतलब जल्दी छोड़ के जाने वाला है। तो पहला स्टेप नंबर 1 कि जो एल्कोहल का OH होता है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है। प्रोटोनेटेड एल्कोहल का मतलब प्रोटॉन ऐड होना, प्रोटॉन ऐड होने का मतलब H+, हम H+ को प्रोटॉन कहते हैं, ये बात भी बोला गया है। तो एल्कोहल जो होता है वो H+ के साथ कंबाइन करके बना देता है OH2+, प्रोटोनेटेड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। स्टेप नंबर 2, प्रोटोनेटेड एल्कोहल एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। यहां इन्होंने दूसरे तरीके समझाया, आप यहां पर देखो, प्रोटोनेटेड एल्कोहल एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इस वजह से प्रोटोनेटेड एल्कोहल एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। इन्होंने थोड़ा ज्यादा एलोबरेटेड फॉर्म में दिखाया है, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, देखो ये CH3 लिखा है, ये CH2 लिखा है, इस पे OH2+। अब हम क्या बता रहे हैं कि OH2+ एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके बाहर भागेगा। ऐसा क्यों? दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग क्यों रहा है? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन प्लस चार्ज कहां महसूस करता है? ऑक्सीजन को तो निगेटिव चाहिए ना, ऑक्सीजन नहीं चाहता है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज रहे, तो इस वजह से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। जब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा तो देखो होगा क्या, कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो कार्बन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है जी। अब जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो यही चीज लिखा है CH3 CH2+। अब हाइपर कंजुगेशन होगा। हाइपर कंजुगेशन का मतलब कार्बोकैटायन के बगल वाला जो कार्बन का हाइड्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा और एल्कीन बना देगा। एलिमिनेशन का मैकेनिज्म पढ़ रखे हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ पा रहे तो शॉर्टकट सिखा देना। शॉर्टकट में क्या करना कि पहले स्टेप पे OH को निकाल देना, एज अ लिविंग ग्रुप कार्बोकैटायन बना देना और फिर बगल वाले से इलेक्ट्रॉन दिलवा देना, ऐसे भी काम चल जाएगा। लेकिन जब मैकेनिज्म पूछा जाता है तो प्रॉपर वे में लिखा जाता है। ये बात बड़े काम की है। कौन सी बात? ये वाली देखो, इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप, इट इज द स्लोवेस्ट स्टेप। क्यों? क्योंकि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। स्लोवेस्ट स्टेप जो होते हैं वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, रिएक्शन की स्पीड डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। शायद मैं कभी बताया हूं तुम लोगों को, अगर 2 रिएक्शन हो रही हैं, एक स्लो हो रही है एक फास्ट हो रही है, तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? जो स्लो होती है उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पे अगर कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए और कहे ड्यूरिंग द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल विच इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, कौन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है? ऐसे लिखा होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड एल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। ये रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप ही है, इसमें लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है। और थर्ड फॉर्मेशन ऑफ इथीन, तो उसमें आप इसी पे टिक कर दोगे, रिमूवल ऑफ लिविंग ग्रुप। ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है क्योंकि स्लोवेस्ट स्टेप है।
चलिए यहां तक की बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को, ये बड़ा सा पैराग्राफ बनाए हैं, लेकिन मैं इस पैराग्राफ को बिना बताए आपका काम चल जाए उस बेसिस पे थोड़ी सी जानकारी दूंगा। देखो समझो, मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि अब हम लोग सीखने क्या जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? एक बात मैं तुम लोगों को पढ़ा भी चुका हूं, दोबारा बताने जा रहा हूं कि किसी भी अल्कोहल का अगर तुम ऑक्सीडेशन करते हो तो बनता क्या है? बनता है एल्डिहाइड, या फिर क्या बनता है मेरा प्यारा बच्चा? कीटोन बनता है। ये पढ़ा चुका हूं। एल्डिहाइड और कीटोन का अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। इतनी बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लो। लेकिन अगर तुम ये स्टेप डायरेक्ट कूदना चाहते हो, तुम चाहते हो कि एसिड से, सॉरी, अल्कोहल से डायरेक्ट एसिड बन जाए, तो तुम्हें क्या डालना पड़ेगा? तुम्हें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा। ये बात याद रखो। और तुम अगर एक एक स्टेप कूदना चाहते हो, तुम चाहते हो कि यहां से केवल हम एल्डिहाइड कीटोन बनाएं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी काम चल जाएगा। स्ट्रॉन्ग डालने का मतलब ही नहीं, क्योंकि अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग डाल दोगे ना, अल्कोहल के अंदर स्ट्रॉन्ग डाल दोगे तो पहले एल्डिहाइड कीटोन बनाएगा फिर एसिड बना देगा। आईएससी की किताबों में बड़ा कंफ्यूजन दिया गया है कि वो स्ट्रॉन्ग डाल के एल्डिहाइड कीटोन पे ही रोक दिए हैं, लेकिन एक्चुअली वो रुकेगा नहीं, बनेगा एल्डिहाइड कीटोन जरूर, लेकिन वो फिर तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ कहना क्या चाहता हूं, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के मैं कुछ नाम लिखूं जो मेन मेन आते हैं, वो कौन कौन से? मेनली दो यूज होते हैं, एक केमिनोफोर, ये याद करना पड़ेगा, और दूसरा एक एजेंट है जिसको बोलते हैं K2Cr2O7। ये दोनों एजेंट अगर देखना तो समझ जाना ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं बात करूं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में देखो जरा कौन कौन से हैं। मैं जब यहां माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर रहा हूं तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कई सारे हैं, जैसे एक है PCC, पेरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, एक है PDC, पेरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, ऐसे ही लिख के आ जाएगा, ठीक है। एक है क्रोमिक ऑक्साइड, ठीक है। एक है कॉपर पाउडर 573 केल्विन। ये चार है। ये नहीं कि चारों के चारों डालने हैं, ये और करके हैं। इनमें से तुम कोई भी रीजन डाल दो तो ये तीनों के तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये अल्कोहल को किस में कन्वर्ट करेंगे? एल्डिहाइड या कीटोन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब मैं तुमसे ये कहूं कि माना अगर तुम्हारे सामने, इसी को समझाने के लिए मैं तुमसे ये कहूं कि माना तुम्हारे सामने क्या है, तुम्हारे सामने लेट सपोज प्रेजेंट है प्रोपेनल या प्रोपेनॉल। मैंने कहा कि तुम्हारे सामने प्रोपेनॉल है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। अब इस प्रोपेनॉल से तुमसे कोई पूछे कि बताओ हम इसके अंदर क्या रीजन डालें, कौन सा रीजन डालें जिससे क्या बन जाए? जिससे प्रोपिनल बन जाए, एल्डिहाइड बन जाए। देखिए कीटोन कब बनता है सर? कीटोन भी बनता है तो ये कब बनेगा? जब वो सेकेंडरी अल्कोहल होगा या टर्सरी अल्कोहल होगा। टर्सरी की बात ही छोड़, टर्सरी देता ही नहीं, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। और अगर इसमें हम क्या डालें जिससे एसिड बने? सेम वही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही डालना है, लेकिन एक से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा और एक से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। एक से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा और एक से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। अब हम जान गए, क्या जान गए सर जी? आपको मैं बता रखा हूं कि अल्कोहल से एसिड बनाना है मतलब दो स्टेप कूदने हैं। अल्कोहल से एसिड बनाना है मतलब दो स्टेप कूदने हैं। इसका मतलब तुमको माइल्ड के कंपैरिजन में क्या डालना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग डालना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन है? केमिनोफोर है, या तो ये डाल दो या तो क्या डाल दो? K2Cr2O7 डाल दो। क्लियर है? एंड वाइस वर्सा। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर ये डाल के पूछे बनेगा क्या, ऐसा भी आ सकता है। अब ऊपर वाले में देखो जरा क्या है। ऊपर वाले में हम क्या, या तो PCC डाल दे, चाहे तो हम PDC डाल दे, या फिर हम क्रोमियम ऑक्साइड डाल दे, या फिर कॉपर पाउडर 573 केल्विन डाल दे। तीनों में से कुछ भी डाल दो, उससे भी यही बन जाएगा। कोई बहुत कठिन चीज थोड़ी है। द सिमिलर वन, मैं एक क्वेश्चन और बनाता हूं। माना आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, फॉर एग्जाम्पल माना आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसे आ जाए, सॉरी हमने कहा माना आपके सामने कोई क्वेश्चन ऐसे लिखा है, OH, यहां पर हमने लगा दिया CH3। ये क्या है? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल का मतलब ये कौन सा अल्कोहल है? ये सेकेंडरी अल्कोहल है। अब सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर अगर माना हम क्या पुट कर दे, हम माना इसके अंदर पुट कर दे यही क्रोमिक ऑक्साइड डाल के हीट कर दे, तो याद आ जाना चाहिए कि सर की बात कि सर ने कहा था कि यह तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है
और माइल्ड एसिड में नहीं कन्वर्ट करता है, ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन में। तो सीधे इसकी जगह पे कीटोन आ जाएगा, मतलब उतने कार्बन का कीटोन, मतलब OH की जगह पर सीधे डबल बॉन्ड हो। और ऑक्सीडेशन को ही हम डिहाइड्रेशन भी कहते हैं। भैया ऑक्सीडेशन का मतलब पढ़ा होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, तो चाहे हम डिहाइड्रेशन कहें चाहे ऑक्सीडेशन कहें वो एक ही बात है। तो यहां पर देखो H निकला और उसकी जगह डबल बॉन्ड बन गया, सीधे बन क्या गया, एसीटोन, प्रोपेनोन। अब कई बच्चों के नहीं नहीं, कीटोन का ऑक्सीडेशन सुनना, कीटोन की ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें कि मन में आए सर कीटोन का ऑक्सीडेशन कैसे करें, तो कीटोन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। कभी कभी जब हम एक्सट्रीम कंडीशन हीट देके ऑक्सीडाइज करते हैं, स्ट्रॉन्ग डालना पड़ता है, तब ऑक्सीडेशन होगा भी, तो टूट टूट के होगा। टूट टूट के का मतलब क्या हो गया कि यहां से बॉन्ड टूटेगा, फिर मिक्सचर ऑफ एसिड बनाएगा, और कौन सा उसमें एसिड मेन होगा कौन सा नहीं मेन होगा उसको पता करने के लिए एक रूल होता है, उसको बोलते हैं पफॉप्स रूल। लेकिन अभी उन सब बातों पे मत जाओ, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज्यादा बनते भी नहीं है और सीबीएसई के तो सिलेबस में भी नहीं है। तो अभी मैं वो बातें ज्यादा डिस्कस करना चाहता हूँ जिसपे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं। अच्छा बताओ, एल्कोहल फिनॉल केवल आ रहा है कि ईथर भी आ रहा है, ये बताओ रोहित या कोई भी जिनके में आ रहा है, सृष्टि, रोहित, अथर्व। एल्कोहल फिनॉल केवल आ रहा है, ईथर भी आ रहा है? चलो सर हाँ बोलो। KMnO4 एसिडिक मीडियम में लेंगे, बेसिक मीडियम में? कोई भी डालिए, एसिडिक बेसिक कुछ भी डालिए, थोड़ा बहुत बदलाव होता है। देखिए अगर बेसिक मीडियम में डालोगे तो एसिड बनने के बाद में अगले स्टेप पे क्या होगा, सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही, क्योंकि बेसिक डाला है तो बेसिक का मतलब वो एसिड बेस के साथ कंबाइन कर लेगा और बेस के साथ कंबाइन करके वो सोडियम सॉल्ट बना देगा, मतलब बाकी बनता कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। अभी मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग नहीं डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, क्योंकि आईएससी में कुछ कुछ रिएक्शन अलग अलग दे रखी हैं, तो जब मैं एक बार दोबारा चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग चलूंगा। अभी एक जनरल वे में कॉन्सेप्ट बैठाओ, ऐसा कॉन्सेप्ट बैठाओ कि 80% कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आ जाए और उससे भी क्वेश्चन हो जाएंगे, तुम करने बैठोगे तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसे मैं तुमको याद दिलाऊं, तुमको सेकेंडरी टर्सरी प्राइमरी कार्बन का डिस्टिंग्विश ल्यूकस टेस्ट, उस पर एक क्वेश्चन बना सकते हो आप लोग। कंप्लीट द रिएक्शन के क्वेश्चन तुम आप आराम से डील कर सकते हो, आईयूपीएससी के क्वेश्चन तुम आराम से डील कर सकते हो, कॉमन नेम के क्वेश्चन आराम से डील कर सकते हो, एस्पिरिन कैसे बनाते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पहले चैप्टर में कई सारी नेम रिएक्शन थी, कई सारी क्या बहुत सारी थी, सैंडमियर रिएक्शन था, डाइजोटाइजेशन रिएक्शन था, उर्ज रिएक्शन था, उर्ज फिटिक था, फिटिक रिएक्शन था, ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा। स्वार्ट्स रिएक्शन बताओ, फिंकलेस्टीन रिएक्शन बताओ। तो आप तैयार कैसे करो, आप तैयार कुछ इसी बेसिस पे करोगे, जो जो पढ़ा है उस चीज को पहले ज्यादा अच्छे दिमाग में बैठाओ, फिर आपके सारे डाउट जब नॉर्मल क्लास में पढ़ाएंगे तो सारे डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे और कोई ज्यादा चीज नहीं है बेटा, आपको जितनी भी नॉलेज देनी थी हमने यहाँ पर नॉलेज काम भर की दे दी कि भैया अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे या तो एल्डिहाइड कीटोन बनेगा या तो एसिड बनेगा। एसिड बनाना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ेगा, और अगर एल्डिहाइड कीटोन पर रोकना है तो माइल्ड से काम चल जाएगा। माइल्ड में कौन, पीसीसी, पीडीसी, क्रोमिक ऑक्साइड, कॉपर पाउडर, 573 केल्विन। यहाँ पे एक बात और दी गई है कि टर्सरी अल्कोहल में, ये एक एक्स्ट्रा नोट करके याद कर लेना कि टर्सरी अल्कोहल के केस में, इन टर्सरी अल्कोहल जब हम कॉपर पाउडर 573 डालते हैं तो बनना तो कीटोन चाहिए, लेकिन कीटोन बनेगा कैसे, 5 बॉन्ड तो बना नहीं लेगा, जब 3 तरफ से अल्काइल जुड़ा है 5 बॉन्ड तो बना नहीं लेगा। तो यहां पर वो एक्सेप्शनली इलिमिनेशन करता है, ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि टर्सरी अल्कोहल जो होता है, टर्सरी अल्कोहल में जब हम कॉपर पाउडर 573 केल्विन डालते हैं तो वो प्रेफरेंसली क्या पसंद करता है, वो इलिमिनेशन रिएक्शन करना पसंद करता है। इसीलिए यहाँ पे देखो कीटोन और एल्डिहाइड ना बनके क्या बना है, इलिमिनेशन हुआ है। और इलिमिनेशन कैसे होगा ये बताने की जरूरत नहीं है, क्यों, OH अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बगल वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, कोई भी दे दे, और एल्कीन बना देगा, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरे सामने आई है फिनॉल की रिएक्शन। फिनॉल की रिएक्शन में कुछ बातें समझना, जो सिखाने जा रहा हूं उस चीज पर ध्यान से समझो। सबसे पहले फिनॉल की कुछ बातें समझना, जो मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको तुरंत हाईलाइट करके याद कर लीजिएगा। फिनॉल है क्या, समझिए जरा। फिनॉल का मतलब बेंजीन है, और बेंजीन के ऊपर लगा क्या है, OH। जब मैं आपको क्लास 11th का नॉर्मल लेक्चर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि बेंजीन के ऊपर जब हम OH लगाते हैं तो ये OH काम कैसा करता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां कहां इंक्रीज हो जाती है, अर्थो और पैरा पे। अभी इतना टाइम नहीं कि मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं।
इस वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजता है, या तो ये भेजता है अर्थो पे अटैक करने के लिए या तो भेजता है पैरा पे अटैक करने के लिए। इसीलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या कहलाते हैं, ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। किसके लिए, फॉर द इलेक्ट्रोफाइल के लिए ये अर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। मतलब क्या है, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर इसमें डालोगे तो या तो अर्थो पे जुड़ेगा या तो पैरा पे जुड़ेगा। जैसे पहली रिएक्शन देखो, इट इज द फर्स्ट रिएक्शन नाइट्रेशन। हमने नाइट्रेशन देखा, नाइट्रेशन में हमने रिएक्शन कराया। अब इससे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनेगा, मैंने 5 इलेक्ट्रोफाइल पढ़ा रखे हैं, ध्यान रखना। क्लोरिनेशन, फ्रेडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। तो इससे इलेक्ट्रोफाइल कौन सा बनता है, इससे इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल। ये है डोनेटिंग ग्रुप, तो अर्थो पैरा पे भेजेगा। तो एक भेजेगा अर्थो पे, एक भेजेगा पैरा पे। तो देखो एक अर्थो भेज दिया और एक पैरा पे भेज दिया। और मैं कितनी बार बोला हूं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। ये इन दोनों में से ये जो होता है ये मेजर प्रोडक्ट होता है ड्यू टू सिमेट्री, ज्यादा सिमेट्रिकल है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब जो मैं क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं ये काफी फेवरेट क्वेश्चन है ISC बोर्ड का, इवन CBSE बोर्ड का भी। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिए फॉर ISC बोर्ड इस चैप्टर से। क्वेश्चन ये है कि 2 फिनॉल आए हैं, एक अर्थोनाइट्रोफिनॉल आया है, एक पैरानाइट्रोफिनॉल आया है। क्वेश्चन ये कहता है पहली बात कि अर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है। ध्यान देखना, मैंने यहां पर क्या लिखा, अर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक हमने ये लिखा और दूसरा हमने क्या लिखा, पैरानाइट्रोफिनॉल। तो इन दोनों में अगर कंपेयर करने को कहे कि बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करो, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इसका ज्यादा होता है, ठीक। और एक बात समझना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो स्टीम वोलाटाइल होता है। तो यहां पर स्टीम वोलाटाइल कौन होगा, अर्थोनाइट्रोफिनॉल, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो क्वेश्चन आता है व्हाई अर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल। अब मैं इसका मतलब समझाता हूं, अर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, या कौन स्टीम वोलाटाइल है, तो अर्थोनाइट्रोफिनॉल। स्टीम वोलाटाइल का मतलब होता है, वोलाटाइल का मतलब जो जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाए और स्टीम देने से ही हो जाए, मतलब ज्यादा हीट भी ना करना पड़े। और वो कौन होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सीधी सी चीज है। अब बॉइलिंग पॉइंट किसका कम होता है, अर्थोनाइट्रोफिनॉल का कम होता है, इसीलिए वो स्टीम वोलाटाइल होता है। क्यों बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, अब हम उसके बारे में जिक्र करेंगे, समझो जरा। यहां पर डायग्राम बना है टाइम बचाने के लिए। अर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होता है, क्लास 11th में पढ़ा है तुमने, ये बनाता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट फॉर्म इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड द मॉलिक्यूल। ये अगर माना 4-5 मॉलिक्यूल भी अगर हैं, मैंने कहा एक मॉलिक्यूल और है, ऐसे एक OH यहाँ पे है, एक यहाँ पे, अर्थोनाइट्रोफिनॉल, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, हमने कहा ये है अर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। व्हाट इज मीन बाय इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो विद इन द मॉलिक्यूल होगी, मॉलिक्यूल के अंदर ही होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, पैरा वाले में क्या होता है, एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इसमें बिटवीन दी मॉलिक्यूल होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। भैया तुम एक चीज समझो, जब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तभी तो दूर करना कठिन है इनको। अब हम कहें इनके अंदर लग रहे हैं, अंदर लगने से क्या फर्क पड़ता है, अब मॉलिक्यूल के अंदर चाहे जितना अट्रैक्शन फोर्स लगे उससे बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। इनके बीच में कितना अट्रैक्शन फोर्स लगता है वो बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करता है। तो हम कहेंगे क्या कि पैरानाइट्रोफिनॉल में बिटवीन द मॉलिक्यूल लगता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, और अर्थो वाले में क्या होता है, इंट्रा होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो किसका ज्यादा होता है, पैरानाइट्रोफिनॉल का। बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है, कम किसका है, इसका। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसीलिए वो क्या है, स्टीम वोलाटाइल है। आंसर में लैंग्वेज पूरी लिखोगे, पूछेगा अर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल क्यों है, तो कहोगे अर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलाटाइल इसलिए होता है क्योंकि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और बॉइलिंग पॉइंट कम होने की वजह से ये स्टीम वोलाटाइल होता है। ये बात बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा कर रखो। ये एक ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है जो मैं ISC बोर्ड में देखता हूं, कई बार पूछा गया है और एग्जाम में आते हुए, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, मैं देखूंगा पेपर में क्या पूछा गया है। द नेक्स्ट वन में नाइट्रेशन में 2 गेम है।
मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शन लिखना चाहूंगा। समझो, मैं यहाँ पर एक काम की चीज पहले याद करा दूं, ठीक है, जो जो याद करना, पहले याद कैसे करना है, फिर हम बात इधर उधर की करेंगे। ऐसे समझो, कैसे समझे सर, ऐसे समझो कि नाइट्रेशन में दो ऑप्शन है। ऐसे समझो नाइट्रेशन में दो ऑप्शन है और एक रिएक्शन है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन ऐड करना, और हैलोजन में यहां हम ब्रोमिनेशन की चलो बात कर ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्रोमिनेशन। नाइट्रेशन के अंदर भी दो ऑप्शन है और ब्रोमिनेशन के अंदर भी दो ऑप्शन है। व्हाट इज मीन? मीन ये है इसका कि अगर माना मैं फिनॉल ले लूं, समझो जरा, अगर मैं फिनॉल ले लूं, इसके अंदर माना मैं क्या डाल दूं, इसके अंदर अगर मैं माना डाल दूं डाल्यूट HNO3, इसके अंदर मैं डाल्यूट HNO3 डाल दूं और इसके अंदर मैं कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दूं, तो दोनों में अंतर मिलेगा तुम्हें, ठीक है। द सिमिलर वन ब्रोमिनेशन में देखो, ब्रोमिनेशन के लिए इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज करते हैं, Br2, मतलब Br+ होता है, जो कि मिलता किसकी मदद से है, Br2 की मदद से। इसमें भी दो ऑप्शन बना दे रहा हूं, चलो इसमें भी दो ऑप्शन क्रिएट कर दे रहा हूं। क्यों का आंसर भी मैं दूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसमें दो ऑप्शन है, एक ब्रोमीन Br2 केवल वाटर की प्रेजेंस में डाला गया, वाटर होता है पोलर, एक पोलर मीडियम की प्रेजेंस में डाल दिया गया, और दूसरे में Br2 डाला गया है किसकी प्रेजेंस में, नॉन पोलर की प्रेजेंस में। मैं इसको उल्टा लिख दिया, उल्टा नहीं कहीं भी लिखो, लेकिन थोड़ा देखने की वजह से बस। एक Br2 हमने पहले डाल दिया नॉन पोलर के अंदर, ये हमने नॉन पोलर कह दिया, और एक हमने Br2 वाटर के साथ डाल दिया, ठीक। दो दो ऑप्शन है, मैं इनको एक साथ इसलिए पढ़ाता हूं जिससे याद हो पाए जल्दी। याद क्या रखना है कि डाल्यूट HNO3 से मोनो सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट मिलेगा, मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब एक ही इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूट होगा, और इससे तुम्हें क्या मिलेगा, ट्राई सब्सटीट्यूटेड। इससे क्या मिलेगा, ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। मोनो सब्सटीट्यूटेड का मतलब यह होता है कि यहां पर एक ही NO2 जुड़ेगा, एक ही NO2 या तो अर्थो पे जोड़ लो, एक ही NO2 बनेगा, वो या तो अर्थो पे जोड़ लो चाहे तो पैरा पे जोड़ लो, लेकिन हम भैया पैरा मेजर होता है इसलिए पैरा पे ही जोड़ना पसंद करेंगे, लेकिन एक ही NO2 जुड़ेगा, ओनली वन NO2 जुड़ेगा। लेकिन अगर कंसंट्रेटेड HNO3 डाले हो तो कंसंट्रेटेड HNO3 डालने पे तीनों जगह पे, मतलब NO2 यहां पे भी जुड़ेगा, NO2 यहां पे भी जुड़ेगा, NO2 यहां पे भी जुड़ेगा, ट्राई सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा, और जुड़ेगा अर्थोपैरा पे ही, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल अर्थोपैरा पे ही जुड़ता है डोनेटिंग वाले के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां ज्यादा होती थी। ये जो कंपाउंड बना है इसको स्पेसिफिकली हम एक नाम देते हैं, दैट इज नोन एज पिक्रिक एसिड। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। द फर्स्ट वन इज, याद करो जो मैंने सिखाया था, क्या था उसका नाम, जब हम स्ट्रीफिकेशन में सिखाते थे, एस्प्रिन। एक तो एस्प्रिन की प्रिपरेशन, एस्प्रिन का प्रिपरेशन पूछा जाता है पिक्रिक एसिड का। तो अगर कोई पूछे कि पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, तो आप कहोगे कि फिनॉल के अंदर जब हम ट्राई सब्स्टिट्यूशन कराते हैं नाइट्रेशन करा के, और वो भी जब हम कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं तब पिक्रिक एसिड बनता है। मतलब ऐसे ही याद रखोगे, याद हो जाएगा। डाल्यूट में मोनो बनता है और कंसंट्रेटेड में ट्राई बनता है। डाल्यूट में एक ही NO2 जुड़ेगा और कंसंट्रेटेड में तीनों जगह जुड़ जाएगा। द सिमिलर केस हियर, यहां पर भी वही सेम केस। क्या वही सेम केस कि अगर भैया नॉन पोलर में डालोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, नॉन पोलर में डालोगे तो मोनो सब्स्टिट्यूशन होगा, मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, मतलब एक Br या तो अर्थो पे जोड़ दो या तो एक Br पैरा पे जोड़ दो, जिसमें से पैरा वाला जो होगा वो क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, मेजर प्रोडक्ट होगा। व्हाइल इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें तुम्हें ट्राई सब्स्टिट्यूट मिलेगा, मतलब एक साथ ही 3 Br जुड़ जाएंगे। तो आज के डे में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसका रीजन बताऊं, रीजन आता भी नहीं है ज्यादा, बस उसमें पोलर मीडियम का गेम होता है जिससे इलेक्ट्रॉनिसिटी बढ़ जाती है, लगभग 10-15 मिनट लग जाएगा मेरा, इस वजह से केवल नहीं बता रहा हूं। जैसे एक्स्ट्रा टाइम बचेगा आप आराम से पूछ सकते हो, ठीक है। फिलहाल याद हो जाए इस वजह से मैंने इनको तोड़ तोड़ के बताया, अलग अलग करके नहीं बताया है। याद आपको ऐसे ही करना है कि यार फिनॉल की जब रिएक्शन की बात करते हैं तो फिनॉल में नाइट्रेशन या तो करना है या तो ब्रोमिनेशन करना है। नाइट्रेशन में 2 केस, डाइल्यूट में मोनो सब्स्टिट्यूटेड, कंसंट्रेटेड में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। जब 3 NO2 जुड़ जाएंगे तो उसका नाम पिक्रिक एसिड पड़ जाएगा।
ब्रोमिनेशन में भी 2 केस, नॉन पोलर में जब Br2 डालेंगे तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड, और जब हम पोलर मीडियम में डालेंगे तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। बात खत्म। अभी कल के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो अगर आपका एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही याद रखो, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी जैसे ही आप फ्री टाइम हो कभी भी मुझसे इसके रीजंस भी पूछ सकते हो, रीजन एग्जाम में आते नहीं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा। देखो यही लिखा है, नॉन पोलर मीडियम में मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है। और यहीं पे जब Br2, केवल Br2 लिखा है लेकिन वो एक्चुअली पोलर है, ब्रोमीन वाटर है। देखो ब्रोमीन वाटर का मतलब वाटर की प्रेजेंस में, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में देखो ट्राई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट। अब यहां पे ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं थी लेकिन तब भी मैं समझा देता हूं। देखो कह रहा है 3 मिथाइल फिनॉल, हम 3 मिथाइल फिनॉल की बात कर रहे हैं। एक ग्रुप जुड़ा होता है तो हमारे लिए आसान होता है। देखो एक ग्रुप जुड़ा है तो हमारे लिए आसान है। क्या आसान है कि उसके वजह से हम जान पाएंगे अर्थोपैरा पे जुड़ेगा कि मेटा पे जुड़ेगा। ये कैसे? डोनेटिंग या विड्राइंग की मदद से। अब यहां पे देखो तुम अगर OH देखो तो OH जो है ये भी क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है, EDG ग्रुप है। जो एल्काइल होते हैं वो क्या होते हैं, कोई बताएगा? डोनेटिंग ग्रुप होते हैं कि विड्राइंग ग्रुप होते हैं? किसी को पता है एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं? डोनेटिंग। ये भी डोनेटिंग ग्रुप है। वेरी गुड। मतलब यहां पे कह रहा है कि 3 मिथाइल फिनॉल का मोनोनाइट्रेशन कराना है, इसके अंदर मोनोनाइट्रेशन कराना है। मतलब मोनोनाइट्रेशन कराने का मतलब भैया हम डाइल्यूट HNO3 डालेंगे, ये बात तो पक्का है। चलो डाइल्यूट HNO3 डाल दिया। अब मोनोनाइट्रेशन कराने का मतलब यार ये भी अर्थोपैरा पे भेजेगा, ये भी अर्थोपैरा पे भेजेगा। इसके अकॉर्डिंग अर्थोपैरा कौन कौन सा? या तो ये अर्थो हो गया, इसके अकॉर्डिंग मैं कलर बदल देता हूं, इसके अकॉर्डिंग अर्थो पोजीशन कौन कौन सी हो गई? या तो ये, या तो ये, और या तो पैरा ये हो गया, ठीक। CH3 के अकॉर्डिंग चलो थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं। CH3 के अकॉर्डिंग, CH3 के अकॉर्डिंग अर्थो बगल वाले हो गए, अर्थो बगल वाले हो गए, और पैरा सामने वाला हो गया। ये तो कॉन्सिडेंट है, ये तो कॉन्सिडेंट है कि सेम पोजीशन आ रहा है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। जब सेम पोजीशन आ रहा है तो हम चाहे जहां मर्जी वहां इलेक्ट्रोफाइल भेज दें, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल को यहां नहीं भेजा जाएगा, उसको यहां भेजना पसंद नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं पसंद किया जाएगा? क्योंकि यहां पे तुम अगर देखोगे ये दो बड़े बड़े जो ग्रुप हैं वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस, भीड़ भाड़ महसूस कराएंगे। यहां पे क्या प्रोड्यूस करेंगे? वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, मतलब भीड़ भाड़ महसूस कराएंगे, स्टेरिक हिंड्रेंस लगाएंगे। इस वजह से वो यहां जाना पसंद नहीं करेगा, या तो यहां जोड़ दो या तो यहां जोड़ दो। तो इसीलिए देखिए इसमें 2 प्रोडक्ट आए हैं। मोनोनाइट्रेशन में देखो कितने प्रोडक्ट आए हैं? 2 प्रोडक्ट आए हैं। या तो यहां जोड़ दिया हमने, या तो यहां जोड़ दिया हमने। यहां क्यों नहीं जोड़ा वो तुमको पता है, क्योंकि ये किसी के अकॉर्डिंग भी अर्थोपैरा पोजीशन नहीं है, ना इसके अकॉर्डिंग ना इसके अकॉर्डिंग। इस वजह से यहां नहीं जोड़ा। ये तो यहां एक यहां जोड़ा है, एक यहां जोड़ा है। देखो अब जब हम डाई नाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब 2 NO2 जोड़ना है, तो 2 NO2 भैया जगह तो मिल ही गई है। यहां अभी भीड़ भाड़ है तो भीड़ भाड़ की वजह से क्यों जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। इसका मतलब देखो एक यहां जोड़ दो, एक यहां जोड़ दो। द नेक्स्ट वन, मोनोनाइट्रेशन फिनाइल मिथेनोएट का। अच्छा जी, फिनाइल मिथेनोएट कहते किसको है? समझो जरा। हम फिनाइल मिथेनोएट कहते हैं इसको COCOCH3, ठीक है। फिनाइल, वैसे मिथेनोएट नहीं बोलना चाहिए, इसको इथेनोएट बोलना चाहिए, क्योंकि अगर ये फिनाइल है तो ये 2 कार्बन तो इथेनोएट होना चाहिए, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। एनीवे ये डोनेटिंग ग्रुप होता है। जब भी ऑक्सीजन से जुड़ा हो बेंजीन तो ये डोनेटिंग का ही काम करता है। और डोनेटिंग में जब मोनोनाइट्रेशन कराना है तो कहां जाएगा? अर्थो पे, या तो अर्थो पे या तो पैरा पे, लेकिन पैरा पे ही भेजना पसंद करेगा क्योंकि पैरा मेजर होता है। इसी वजह से देखो ये कहां पे जाना पसंद किया? पैरा पे। देखो इसी वजह से देखो ये पैरा पे जुड़ा। तो ये थोड़ी कठिन चीज है, जरूरत नहीं पड़ेगी कि इलेक्ट्रोफाइल अर्थो पे जाए या पैरा पे जाए। वो जब क्वेश्चन, हाँ बोलो रोहित। डाइनाइट्रेशन में बेटा वो रीजन नहीं बोलना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि डाइनाइट्रेशन करो, मतलब तुम खाली बस HNO3 लिख देना, डाइल्यूट लिखो या कंसंट्रेट लिखो, डजंट मैटर। वो डाइनाइट्रेशन कराने का मतलब 2 NO2 जोड़ना है, वो मेन ये कहना चाह रहा था, 2 NO2 जोड़ो। बाकी जो तुम ये सोच रहे हो कि पर्टिकुलर रीजन ही डाइनाइट्रेशन के लिए होगा, ऐसा नहीं। बात सही है कि भाई डाइल्यूट में मोनो होता है, कंसंट्रेटेड में ट्राई होता है, लेकिन डाई के लिए क्या कोई अलग होगा? नहीं, तुम कंसंट्रेटेड ही डालो, लेकिन डाई कराना है इसका मतलब 2 ही जोड़ना है। और यहां पे वैसे भी नहीं जुड़ेगा क्योंकि भीड़ भाड़ थी, इस वजह से। अभी आगे बढ़ते हैं, जब कभी नॉर्मल क्लास होगी तो मैं बहुत अच्छे से डिस्कस करूंगा।
अब देखो क्वेश्चन उनके लिए आए हैं, यहाँ जितने बच्चे बैठे हैं 4 3 7 बच्चे, सातों में से या जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे होंगे उनमें से वो बच्चे जो ये कह रहे होंगे पता नहीं ये क्या बकवास पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उनके लिए कम से कम ये 5 मिनट ध्यान से सुनना, तब भी तुम्हारा मेरा 100% दावा है कि 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पक्का कल की डेट में फंसना ही फंसना है। और ना फंसे तो डायरेक्ट हमसे बात करिएगा आके, क्योंकि ये जो 2 नेम रिएक्शन आपके सामने आई हैं ये 100% पूछी जाती है, दोनों में से कोई एक, या तो कॉल्बे रिएक्शन और सेकंड वन रेमन टाइमन रिएक्शन। क्लियर है? जब आपको स्कूल में पढ़ाया भी गया होगा तभी चिल्ला चला के यही बोला गया होगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बताया जाता था। अब देखो मेरे सामने 2 रिएक्शन है, द फर्स्ट वन इज कॉल्बे रिएक्शन एंड द सेकंड वन इज रेमन टाइमन रिएक्शन। जो दूसरी रिएक्शन है वो क्या है? रेमर टाइमर रिएक्शन। पहली बात, इनका मैकेनिज्म हमें नहीं सीखना है, ना हमें इतनी कोई जरूरत पड़ती है कि यार कैसे रिएक्शन हो रही है, कैसे रिएक्शन हो रही है, इस चीज की जरूरत तुम्हें नहीं पड़ती है ऑर्गेनिक में। अगर जरूरत पड़ती होती मैं जरूर बताता। जब तुम कंपटीशन में जाओगे तो पक्का मैकेनिज्म जरूरत पड़ेगा, क्योंकि अभी रेमन टाइमन में जाओगे तो देखोगे कार्बिन बनता है, कार्बिन सिलेबस में ही नहीं है बोर्ड के लेवल में, ठीक है, लेकिन बोर्ड के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना इससे रिलेटेड कोई ऐसा क्वेश्चन फंसेगा जो तुम कर ही ना पाओ बिना मैकेनिज्म के। यहां पे तुम्हें बस पता होना चाहिए, वो पूछेगा एक्सप्लेन द कॉल्बे रिएक्शन, एक्सप्लेन द रेमन टाइमर रिएक्शन, डायरेक्ट पूछेगा। तो कैसे याद करें? लिखा तो है ही, हम याद करने की कोशिश कराते हैं। देखो दोनों एक साथ याद करो, ठीक? कैसे याद करोगे? जो लिखा है वैसे मत याद करो, जो बता रहा हूं वैसे याद करना। तुम ले लेना फिनॉल, जैसे तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कॉल्बे और रेमन टाइमन, तो ये याद आ जाना चाहिए कि सर ने कहा था कि दोनों रिएक्शन कराई किसके साथ जाती हैं? फिनॉल के साथ। चलो दोनों रिएक्शन फिनॉल के साथ कराते हैं, ठीक है। दोनों रिएक्शन जब फिनॉल के साथ करा दिए, वैसे बीच में वो बनते हैं इंटरमीडिएट, लेकिन तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब याद करो, 2 प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जिसको लेकर तुम्हें कंफ्यूजन होता है। द फर्स्ट वन इज सैलिसिलिक एसिड, एक में बनता है सैलिसिलिक एसिड और एक में बनता है इक एसिड। हटाओ, इक एसिड को हटा दो और उसकी जगह एल्डिहाइड लगा दो, तो नाम क्या आ गया? सैलिसल्डिहाइड। इक एसिड हटा के क्या लगा दिया? सैलिसल्डिहाइड। 2 होते हैं, होते वैसे क्या है मैं ये भी हिंट दे दूं। एक में OH के बगल में, जब OH के बगल में COOH लगे तो सैलिसिलिक एसिड है, और अगर फिनॉल वाले के अर्थो पोजीशन में, फिनॉल के अर्थो पोजीशन पे अगर CHO लगे तो सैलिसल्डिहाइड है। पहले इतना याद रखो, सैलिसिलिक एसिड किसको कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड किसको कहते हैं। सैलिसिलिक एसिड फिनॉल के अर्थो पे COH और फिनॉल के अर्थो पे और अगर CHO तो सैलिसल्डिहाइड। अब दोनों में से किसी एक में कोई एक बनेगा। अब याद करना है किसमें क्या बनेगा, चलो याद कराता हूं। जरा हमें एक बात बताओ, रिएक्शन छोड़ो, हमें ये बताओ कॉल्बे नाम बड़ा है कि रेमन टाइमन नाम बड़ा है? कोई एक लोग, मानस, अथर, जीत। रेमन टाइमन नाम बड़ा है। अब इसमें देखो, सैलिसिलिक एसिड नाम तुमको देखने में बड़ा लग रहा है कि सैलिसल्डिहाइड देखने में बड़ा लग रहा है? सैलिसल्डिहाइड। उससे याद रखना कि बड़े वाले में बड़ा ही नाम आता है, मतलब सैलिसल्डिहाइड इसमें बनेगा। ये कुछ ऐसे ही बता रहा हूं जिसे भूलो ना, ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसको बता लो कि यही रूल होता है, इसे भूलो ना, कंफ्यूज ना हो एक दूसरे से, लिए बता रहा हूं। और जो स्मॉल नाम है उसमें स्मॉल वाला बनेगा, सैलिसिलिक एसिड बनेगा, ठीक है। चलो, मतलब एटलीस्ट तुमको ये याद हो गया कि यार कॉल्बे रेमन टाइमन दोनों फिनॉल से ही किया जाता है। जब पूछेगा तो तुरंत दिमाग में आ गया ये फिनॉल लेना ही लेना, दोनों में, एक में सैलिसिलिक बनेगा एसिड और एक में सैलिसल्डिहाइड बनेगा। रेमन टाइमन में सैलिसल्डिहाइड बनेगा, और नाम भी लिख देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब सैलिसिलिक लिखोगे और इक हटा के एल्डिहाइड लिख दोगे, सैलिसल्डिहाइड, और उसमें क्या बनेगा? सैलिसिलिक एसिड बनेगा। चलो क्या बनेगा ये तो याद हो गया, किससे बनेगा ये भी याद हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, रीजेंट पे आ जाओ। रीजेंट पे अगर हम आ जाते हैं तो रीजेंट याद करना पड़ेगा। देखो क्लोरोफॉर्म इसमें भी यूज होता है, ऐसे याद करो, क्लोरोफॉर्म इसमें भी यूज होता है, ठीक है। अगर तुम देखोगे तो कहाँ गया? कॉल्बे। कॉल्बे में तुमको क्या मिलेगा? सॉरी, क्लोरोफॉर्म में गलत बोल गया, दिमाग से निकल गया। मैंने कहा कि NaOH,
NaOH इसमें भी यूज होगा, NaOH इसमें भी यूज होगा, लेकिन ये नीचे वाले का नाम बड़ा है तो इसमें NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म भी यूज हो जाता है, बस ये याद रखना है, ठीक है। इसमें NaOH के साथ क्लोरोफॉर्म भी यूज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, ये पहले स्टेप पे तो NaOH डालोगे और सेकंड स्टेप पे क्या डालोगे, CO2H+। अब थोड़ा बहुत तो रिएजेंट याद ही कर लो यार, ये तो याद ही होगा कि दोनों में NaOH होता है, लेकिन एक में NaOH+ क्लोरोफॉर्म होता है। और रेमन टाइमन में सेकंड स्टेप पे जब जाओगे तो इसमें भी तुम्हें क्या डालना पड़ेगा, H+ डालना पड़ेगा। बस अब ये आपके सामने रिएक्शन है, इसको देखो, इनको देख के जाना ही जाना है, इसमें तो कोई इफ एंड बट का ऑप्शन ही नहीं आता है। कॉल्बे और रेमन पूछता ही पूछता है कि कॉल्बे और रेमन को एक्सप्लेन करो, नेम रिएक्शन कई बार आता है एग्जाम। अगर माना आप ऑर्गेनिक छोड़ के जाने के मूड में हो, जैसे अभी बहुत तैयार ना हो, तो मैं आप लोगों को ये जरूर प्रिस्क्राइब करूंगा कि यार कम से कम नेम रिएक्शन 10-15 रिएक्शन है और 2 चैप्टर में केवल 8 ही रिएक्शन होंगे नेम रिएक्शन, तो 8-10 नेम रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना, तो 2 क्वेश्चन तो वहीं से आ जाएंगे, एक IUPAC से तुमको पक्का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो नंबर आराम से ले आओगे तुम तब भी ठीक ठाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो वही आया कि रेमन में क्लोरोफॉर्म NaOH डाला गया, बाद में H+ डाल के काम चला लिया गया, ठीक है। इसी में फिनॉल की दो रिएक्शन और है, 2 रिएक्शन ये भी फिनॉल की अच्छी हैं, ऐसा नहीं कि फिनॉल की केवल इतनी रिएक्शन है, ISC में और भी ज्यादा दी हैं, लेकिन मुझे उतनी इंपॉर्टेंट लगती नहीं, लेकिन मैं जब अलग से पढ़ाऊंगा तो सब बताऊंगा, ठीक, ऐसा नहीं कुछ छुड़वा दूंगा। फिनॉल की 2 रिएक्शन और समझो। मुझे फिनॉल की ये रिएक्शन थोड़ी काम की लगती है आपको, कौन सी, जिंक डस्ट। जैसे फिनॉल के अंदर जिंक डस्ट डालते हैं तो जिंक का काम क्या है, ऑक्सीजन को चुराना, ये ऑक्सीजन को चुरा लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन को चुराएगा प्यारा बेटा तो बनाएगा क्या, अब वहां पे केवल H बचेगा, और बॉन्डलाइन नोटेशन में हम H नहीं दिखाते हैं, H है लेकिन दिखाते नहीं, ऐसा नहीं H चला गया, H है दिखा नहीं रहे। और जिंक जो है वो O को खींच लिया है तो ZNO बना दिया, ठीक है। H अभी भी अब उसी कार्बन पे है लेकिन H मेंशन नहीं किया जाता है अलग से, ठीक है। तो देखो ये बन गया, बेंजीन बन गया। ये काम की रिएक्शन क्यों होती है, ये काम की रिएक्शन इसलिए होती है जब कन्वर्जन करने होते हैं। कन्वर्जन में जैसे माना फिनॉल से कोई कन्वर्जन करना हो और कोई ऐसा कन्वर्जन करना हो जिसमें OH हटा के कुछ लाना हो, अब OH हटा के कुछ लाना है तो मजबूरी है तुम्हें कि पहले OH हटाने के लिए जिंक डस्ट डालना पड़ेगा। कन्वर्जन ऐसे नहीं आते, कन्वर्जन तब आएंगे जब ऑर्गेनिक पूरी पढ़ लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, क्वेश्चन लगा लोगे, फिर मैं एक साथ कन्वर्जन सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान होते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन हवा है, बहुत बड़ी कठिन चीज है, जब तक ना करो तब तक कठिन लगता है। लेकिन हाँ ये है कि जब तक सारी रिएक्शन नहीं सीखोगे तब तक नहीं आएगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखो, एक रिएक्शन है इसका ऑक्सीडेशन अगर हम फिनॉल का करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट के साथ एसिडिक मीडियम में, तो ये बना देता है बेंजोक्विनोन। इसमें कंफ्यूज मत होना, बेंजीन नहीं है, केवल 2 ही जगह बॉन्ड है, 3 जगह नहीं है। ये बनाता है बेंजीन डाइकीटोन जिसका नाम क्या होता है, बेंजोक्विनोन। इसको भी अलग से आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलो जी, यहां तक की बातें समझ लिया आपने। अब यहां तक की जब बातें समझ लिया, क्वेश्चन तुम कर लोगे। देखो जैसे क्वेश्चन आता है कि रेमन टेमन बताओ, कॉल्बे रिएक्शन बताओ, अर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। भैया बिल्कुल ऑब्वियस सी चीज है, फिनॉल के कंपैरिजन में नाइट्रोफिनॉल तो एसिडिक होगा ही होगा। क्यों एसिडिक होगा, क्योंकि ये विड्राइंग ग्रुप है और विड्राइंग ग्रुप हमेशा एसिडिटी बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है डिहाइड्रेशन करके दिखाओ, तो अब ये सब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आ जाएंगे, वो तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। सम कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट एल्कोहल, ये तो कुछ एल्कोहल दिए गए हैं जिनके नाम दिए गए हैं, उतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले साल तो सिलेबस से हटा भी दिया गया था। ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, ये आपको याद करना पड़ेगा कि भाई मिथेनॉल को हम वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। मिथेनॉल जो होता है वो जनरली बनता किससे है, ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और 2H2 के मिक्सचर से। किसी को पता है क्लास 11 में इसको एक कुछ नाम देते थे, इसको कुछ एक गैस बोलते थे, कुछ याद है, वाटर गैस। हाँ, इसे हम लोग सिंथेसिस गैस भी बोलते थे। सिंथेसिस गैस क्यों कहते थे, क्योंकि इसका यूज होता था सिंथेसाइज करने में, किसका सिंथेसाइज करने में, मिथेनॉल का, इसलिए इसका नाम होता था सिंथेसिस गैस। तो यहां पे तुमको याद रखना पड़ेगा कि भाई मिथेनॉल बनाना है तो मिथेनॉल बनाने का एक रिएक्शन याद करनी पड़ेगी। मतलब ये थोड़ा प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसका ऑर्गेनिक के क्वेश्चनों में
कन्वर्जेंस में या किसी और जगह पे बहुत कम जरूरत या रिक्वायरमेंट होता है। द नेक्स्ट वन, अगला आ जाओ, इथेनॉल पे आ जाओ। मैं तुमको बता दूं, मिथेनॉल जो होता है वो काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। तुम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते होगे, सुनते होगे, क्या पढ़ते और सुनते होगे कि ये कच्ची दारू पी के बेचारे मर गए ये लोग। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि मिथेनॉल उसमें कंटेंट ज्यादा होता है। नॉर्मल बियर में, नॉर्मल जो अल्कोहल होता है उसमें इथेनॉल होता है, लेकिन मिथेनॉल के होने से क्या होता है, मिथेनॉल के होने से यह होता है कि जो मिथेनॉल होता है वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हो जाता है और बना देता है मिथेनोइक एसिड, जो कि हाईली पॉइजनस, इतना पॉइजनस है कि वो ब्लाइंडनेस भी कर सकता है, वो मेरा प्यारा बच्चा इवन डेथ का भी रीजन क्रिएट हो सकता है। इसके अलावा मिथेनॉल जो होता है वो पेंट बनाने में और भी फॉर्मल्डिहाइड बनाने में कई जगह पर यूज होता है। एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, हल्का सा रीड कर लेना, काम चल जाएगा। द नेक्स्ट वन, इथेनॉल। इथेनॉल जो है इसके बारे में तुम जानते हो, ये फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन से ग्रेप शुगर जिसे बियर बनाया जाता है। जैसे माना फ्रूट हो गए, तुम्हारा ग्रेप्स हो गए। अब ग्रेप्स जो होते हैं पहले जब वो पक जाते हैं, आफ्टर राइपन, वो राइप होने के बाद पहले दो एंजाइम होते हैं, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज जो ग्रेप के अंदर शुगर होता है उसको तोड़ देता है ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में। फिर यही ग्लूकोज या फ्रक्टोज जाइमेज एंजाइम की मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है हमारा इथेनॉल की अगर प्रिपरेशन पूछे तो ये रिएक्शन आप याद कर सकते हो। वैसे ये रिएक्शन कोई बहुत कठिन नहीं है फर्मेंटेशन वाली, मुझे लगता है 9th में भी ये कहीं एक दो बार जिक्र हुआ था। इतना होते ही मान के चलो कि आपके सामने अल्कोहल का पोर्शन जो है वो थोड़ा सा कंप्लीट हो गया है। लेकिन अल्कोहल के पोर्शन कंप्लीट होने से पहले, अल्कोहल के पोर्शन कंप्लीट होने से पहले इस क्वेश्चन, इस 1 नंबर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से याद कर लो। ये 1 मार्क में जो आता है क्वेश्चन, कई बार मैंने देखा है, इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचर्ड अल्कोहल। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। बस थोड़ा सा बचा है, फिर मैं नॉर्मल क्लास स्टार्ट करता हूं। डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल ये कहता है कि ऐसा ना हो कि जो लैब में भी तो अल्कोहल होता है, ऐसा ना हो कि लैब में अल्कोहल को पी के कोई टीचर भी कोने में पड़ा हो, ऐसा भी ना हो। इस वजह से जो नॉर्मल कॉमर्शियल अल्कोहल होता है, उस कॉमर्शियल अल्कोहल को अनफिट कर दिया जाता है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। कैसे? उसके अंदर कुछ पॉइजनस कंपाउंड मिला दिए जाते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट जो उसको कलर देता है, पैराडीन जो उसकी स्मेल बदल देता है। तो यही पैराडीन और कॉपर सल्फेट को मिलाकर हम नॉर्मल कॉमर्शियल अल्कोहल को अनफिट कर देते हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, और तब जो अल्कोहल बन के तैयार होता है उसको बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। मतलब कॉमर्शियल अल्कोहल को अनफिट कर देना ड्रिंकिंग पर्पज के लिए। दिस फिनोमिनन और प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया है। ईथर के लिए मैं आपकी अलग से क्लास लूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। चलिए आज की क्लास अल्कोहल फिनॉल की यहीं पे रखते हैं।